हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के पोएट्री सेक्शन से चैप्टर नंबर 4 और टू ऑटम रिटन बाय जॉन कीट्स। चलिए, आज की वीडियो में हम लोग और टू ऑटम को लाइन बाय लाइन देखेंगे, बिल्कुल हिंदी में समझेंगे, जिससे ना तो आपको कोई ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा। जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा 100% आप बना पाएंगे उस। चलिए, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम लोग जॉन कीट्स जी के बारे में देख लेते हैं, फिर पोएट्री पे चलेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और एक और बात, अगर आपको सारे राइटर का नाम याद नहीं होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जिसको एक बार अगर आप देख लीजिएगा तो लाइफ टाइम के लिए सारे राइटर का नाम याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जॉन कीट्स, बॉर्न इन 1795। जॉन कीट्स जी का जन्म 1795 में हुआ एंड डाइड 1821, और उनकी मृत्यु 1821 में ही हो गई। बस कम ही दिन जिए थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट, है ना। ये जो थे अपने जॉन कीट्स जी, ये अंग्रेजी के महानतम प्रेम प्रसंग युक्त, है ना। इनका जो लव स्टोरी टाइप का सारा ये रोमांटिक टाइप के पोएट थे, रोमांटिक कवि थे, है ना। मतलब इसे ये कहते हैं प्रेम प्रसंग युक्त कविताओं के कवि थे अपने जॉन कीट्स जी। ही वाज बॉर्न एट मूनफील्ड, लंदन। इनका जन्म हुआ था मूनफील्ड नामक जगह पर, लंदन में। कहाँ पे हुआ था? मूनफील्ड नामक जगह पे, और वो भी कहाँ? लंदन में हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा कहाँ के थे, तो लंदन के थे। क्लियर? और किस टाइप के पोएट थे? तो रोमांटिक पोएट थे। ओके ना। चलिए नेक्स्ट। ही स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल एट एनफील्ड। उनकी जो पढ़ाई हुई थी एनफील्ड के क्लार्क्स स्कूल में पूरी हुई थी। उनकी पढ़ाई एनफील्ड के क्लार्क्स स्कूल में पूरी हुई थी। ओके। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। वो जो थे पूरे दिल से, पूरे इंटरेस्टेड थे, दीवाने थे। किस चीज़ के? मतलब गहरी रुचि थी किस चीज़ में? क्रिकेट में और बॉक्सिंग में। समझ रहे हैं? नेक्स्ट, हिज एम्बिशन टू बिकम अ पोएट वाज फायर्ड, मतलब उत्साहित, फायर्ड मतलब उत्साहित, बाय हिज फर्स्ट एक्वेंटेंस विद स्पेंसर्स फेरी क्वीन। जब वो फेरी क्वीन से उन्हें प्यार हुआ, जब फेरी क्वीन से उन्हें जान पहचान हुई, मुलाकात हुई, उसके बाद उनकी तो कवि बनने की इच्छा और उत्साहित हो गई। फेरी क्वीन से मुलाकात होने के बाद तो उनका जो ख्वाहिश था ना, जो यार कब, जो 1 साल बाद बने से अभी हम बन जाए सुपरस्टार कवि, है ना, वो भी बहुत बेतहाशा बढ़ोतरी हुई उनके इस इच्छा में, इसकी ओर रुझान ज़्यादा हो गया। His first poem, Lines in Lamination of Spencer, was published in 1814, है ना। उनकी जो पहली कविता थी लाइन्स इन लेमिनेशन ऑफ स्पेंसर, वो 1814 में प्रकाशित हुई। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री एंटाइटल्ड पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1817। समझ में आया? उनकी पहली कविता का जो किताब था जिसका शीर्षक पोएम्स था, क्या था? पोएम्स। वो प्रकाशित कब हुआ? 1817 में। कब प्रकाशित हुआ जी? 1817 में प्रकाशित हुआ। ओके। हिज पोएम एंडीमियन वाज वेल एप्रिसिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ। उनकी कविता एंडीमियन की प्रशंसा वर्ड्सवर्थ ने भी की, है ना। वर्ड्सवर्थ जी, विलियम वर्ड्सवर्थ जी उस जमाने के सुपर सबसे अच्छे कवि, महान कवि में से एक थे, और उन्होंने और टू ऑटम यानी जॉन कीट्स के कविता की प्रशंसा किए।
बात समझ रहे हैं? अभी के ज़माने में किसी व्यक्ति के काम की प्रशंसा मोदी कर दे, उस टाइप के थे, है ना। वर्ड्सवर्थ ग्रेटेस्ट, उन्होंने जॉन कीट्स के कविता की प्रशंसा की। क्लियर? इट वाज पब्लिश्ड इन 1818, जो प्रकाशित हुआ था 1818, है ना। हिज ऑड्स, अच्छा ऑड्स मतलब आप जानते हैं कि नहीं, पहले ये जाने। ऑड्स मतलब होता है गाने योग्य जो कविता होता है ना, जिस कविता को हम लोग गा के सुन सके, गाने योग्य। और टम मतलब तो जानते हैं, मतलब हिज ऑड्स ऑन इंडोलेंस, दूसरा ऑन अ ग्रेसियन अर्न, नेक्स्ट टू साइक, नेक्स्ट टू अ नाइटिंगल, नेक्स्ट ऑन मेलेक्ली, नेक्स्ट एंड ऑड टू ऑटम, मेड हिम अ ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, है ना। ये इतने सारे कविताओं में, इतने सारे ऑड्स में, ये इनका जो भी लिखा हुआ होता था सारा का सारा कविता गाने योग्य ही होता था, लेकिन उस सब में ऑड टू ऑटम ने उनको महानतम लिटरेचर के श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। बात समझ में आए? इन सारे गीत में, इन सारे ऑड में से ऑड टू ऑटम ने उन्हें महान कवि के श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। जैसे अमिताभ बच्चन क्या डुप्लीकेट हीरो हुआ करता था, जब से जंजीर बनाए तब से महान हीरो के श्रेणी में आ गए। शाहरुख खान जनरल सिंपल हीरो हुआ करता था, जब से बाजीगर में काम किया तब से ग्रेटेस्ट हीरो बन गए। क्लियर ना? इसी तरह ये अपना जॉन कीट्स जी भी लिखा तो करते थे, बहुत सारे कविता लिखा करते थे, लेकिन जब ये ऑड टू ऑटम लिखे तब से ये प्रसिद्ध हो गए, ग्रेटेस्ट लीडर में से एक माने जाने लगे। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस इन 1821 एट हिज एज ऑफ 26। इनकी मृत्यु जो है टीबी के कारण, ट्यूबरकुलोसिस के कारण कितना की एज में, 26 साल की उम्र में ही 1821 में हो गया। मतलब उनका जन्म कब हुआ था जी? 1795 में। और मृत्यु कब हुआ? 1821 में। कितना साल की उम्र में? केवल 26 साल की उम्र में। कैसे हो गया उतना कम उम्र में मृत्यु? तो ट्यूबरकुलोसिस के कारण, टीबी हो जाने की वजह से। इतना बात समझ में आ गया? बट विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस, है ना। स्पैन मतलब याद रखिएगा, अवधि होता है। क्या अवधि होता है? मतलब पर उन्होंने इतनी ही छोटी अवधि में, इतने कम उम्र में ही, है ना, महानता को हासिल कर लिए। केवल 26 साल की उम्र में ही जॉन कीट्स जी महानता के शिखर को हासिल करिए, महान बन के चले गए। हिज पोएम्स एंड लेटर्स हैव डेप्थ beneath their beauty and reflect his awareness of the pains and sufferings of life. To him, a thing of beauty is a joy forever, and beauty is truth. ये सब है ना, truth beauty in the poem or to autumn. Keats describes the beauty and characteristic spirit मतलब जानते होंगे आप लोग, आत्मा होता है, of autumn in a series of memorable picture exhibiting the principle of beauty in nature. उनकी कविता सौंदर्य, सार्वभौमिक सत्य वगैरह के बारे में यादगार पलों की छाप छोड़ती है। उनकी कविता सौंदर्य, सार्वभौमिक सत्य, ये सब के लिए यादगार, ये सब के यादगार पलों की छाप छोड़ती है। उनकी ये कविता ऑड टू ऑटम भी प्रकृति के सौंदर्य को वर्णन करती है। उनकी ये कविता जो है ऑड टू ऑटम, वो भी प्रकृति के सौंदर्य को वर्णन करती है। चलिए ना, अब हम लोग बात करते हैं ऑड टू ऑटम पे। किसके बारे में बात करते हैं? ऑड टू ऑटम।
चलिए और टू ऑटम को देखते हैं। वैसे और टू ऑटम लिखा हुआ थोड़ा कटा हुआ है ऊपर से, बट आपका लाइन बाय लाइन सब कुछ दिख रहा है ना। तो इसको 3 स्टेंजा में बांटा गया। कितने स्टेंजा में? 3 स्टेंजा में। चलिए फर्स्ट स्टेंजा के बारे में बात करते हैं हम लोग। सीजन्स ऑफ मीट्स एंड मैलो फ्रूटफुलनेस। देखिए यहाँ पे मिस्ट्स मतलब होता है कोहरा होता है, धुंध होता है। क्या होता है मिस्ट्स मतलब? कोहरा होता है, धुंध होता है। और मैलो मतलब होता है रसदार। क्या होता है? रसदार या मधुर होता है। क्लियर ना? मैलो मतलब रसदार या मधुर। यानी पतझड़ का मौसम यानी शरद ऋतु। पतझड़ के मौसम के टाइम में ही शरद ऋतु होता है। शरद ऋतु यानी पतझड़ यानी शरद ऋतु, है ना। पतझड़ के मौसम में ही तो शरद ऋतु होता है जी, है ना। एक वैसा मौसम है, एक वैसा सीजन है जिसमें फल पकना स्टार्ट होता है। क्या होता है? फल पकना स्टार्ट होता है। और इस समय का मौसम जो है इंग्लैंड में भी ऐसा ही सीजन होता है जो इंग्लैंड में कोहरा होता है। उस समय क्या है? इंग्लैंड में भी मिस्ट होता है, कोहरा होता है और फॉग होता है। क्या होता है? फॉग होता है यानी कोहरा होता है। एंड मैलो फ्रूटफुलनेस यानी इस समय के मौसम में मिठास होता है, मधुरता होता है इस मौसम में। क्लोज वॉजम फ्रेंड्स ऑफ द मैचुरिंग सन, है ना। क्लोज वॉजम फ्रेंड मतलब होता है जिगरी दोस्त। क्या होता है जी? वॉजम फ्रेंड मतलब जिगरी दोस्त होता है। और मैच्योरिंग सन, मैच्योरिंग मतलब मैच्योर होना, मतलब समझते हैं ना, बढ़ना या उम्र बढ़ना या समझदार होना। नहीं कहता ये बहुत आजकल मैच्योर हो गया है, मतलब समझदार हो गया है ना। ये जो है ये सीजन वो बॉजम फ्रेंड है, जिगरी दोस्त है मैच्योरिंग का, है ना। मैच्योरिंग मतलब यहाँ पे ये समझ में आ जाइए सन के साथ इनका दोस्ती है, क्योंकि सन का भी उम्र बढ़ता जाता है। क्योंकि देखते हैं ना ठंडी के मौसम में सन का उम्र कम होता है, वो 4-5 ये क्या होता है 8 घंटे होते हैं। धीरे धीरे 8.5 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा तक उनका प्रोग्राम हो जाता है ना। तो क्या है? ये दोनों का जिगरी दोस्त है और वो भी क्या है? मैच्योर होते जा रहे हैं। रस भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है और सन का भी एज टाइम थोड़ा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए इस वर्ड का यहाँ पे यूज किया गया है। कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद fruit the vines that round the thatch run। देखिए यहाँ पे कंस्पायरिंग बोल रहा है। कंस्पायरिंग मतलब षड्यंत्र रचना। क्या करना? षड्यंत्र करना या कानाफूसी करना भी हो सकता है। लोड एंड ब्लेस, यार भर दो कानाफूसी कर रहा है। कौन कौन? सन और ये मौसम दोनों मिलके कानाफूसी कर रहा है ना, षड्यंत्र कर रहा है। जो देखो अब की बार इस जो तना जो है ना, विंस मतलब क्या होता है जी? तना होता है। विंस मतलब, वाइन्स मतलब होता है तना। अब यहाँ पे बोल रहा है जो दोनों मिल के ना इतना भर दो कि थैच यूज ये जो आपका मचान वगैरह जो होता है, मचान वगैरह हिलने लगे, मचान एकदम लग जाए। इतना भर दो। दोनों क्या करते हैं? षड्यंत्र करते हैं, ऐसा सोचते हैं, ऐसा विचारते हैं। टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट cottage trees and fill all fruit with ripeness to the core, है ना। फिर बेंड करना मतलब झुकाना। क्या कहते हैं? बेंड कर दो, झुका दो। इतना दोनों मिलके भर देंगे, इतना फल भर देंगे, इतना रस भर देंगे कि जो मचान जो है, मचान समझते हैं ना जी? जैसे देखिए कोई भी फल होता है जी, वो तना वाला कोई भी पेड़ पौधा होता है, उसमें मचान लगा देते हैं। मचान जैसे मचान है तो उसको ज़मीन से थोड़ा ऊपर करके बांस वगैरह का, आजकल तो तांत से भी बांध के मचान बना देते हैं लोग। पहले छज्जा डाल दिया करते थे, लकड़ी डाल दिया करते थे, है ना। बट अब क्या तांत से भी बनाते हैं, उसी को कहते हैं मचान। जैसे में लत्ती होता है मचान पे और उसका फल जो होता है नीचे लटका हुआ होता है ना, उसी को कहते हैं मचान। तो बोल रहे हैं जो इतना भर दो कि वो जो थैच जो है, थैच ईव्स जो है वो बेंड हो जाए, झुक जाए, मुड़ जाए, है ना, बेंड हो जाए। क्लियर। और यहाँ पे मोस्ट मतलब होता है काई लगे हुए। क्या होता है मोस्ट मतलब? क्या होता है जी? काई लगा हुआ, है ना।
काई ओस वगैरह ज़्यादा गिरते गिरते काई वगैरह लग जाता है। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस, राइपनेस मतलब पकाना होता है, राइपनेस मतलब पकाना, वो भी कोड़ कोड़ तक, कहाँ कहाँ तक कहते हैं, कोड़ कोड़ तक पका दो, एकदम अच्छे से पका दो। ये दोनों षड्यंत्र करते हैं कि फलों से इतना भर दो, इतना भर दो मचान को कि इतनी जो वो काई लगी हुई मचान फलों की वजह से बेंड हो जाए, झुक जाए, मुड़ जाए, है ना। और साथ ही साथ इसे राइपनेस कर दो, कोड़ कोड़ तक, है ना, फलों को पूरे अंदर अंदर तक पका दो। ऐसा विचार करते हैं कौन कौन जी, सन और ये मौसम। टू स्वेल द गॉड एंड प्लम्प द हैजार्ड सेल्स विद अ स्वीट कर्नल। मतलब स्वेल मतलब जानते हैं, बढ़ा देना, स्वेल कर देना मतलब बढ़ा देना, स्वेल कर देना, बढ़ा देना। और गॉड्स मतलब तो जानते हैं कद्दू होता है जी, है ना, कद्दू। प्लम्प मतलब मोटा होता है, कद्दू को इतना प्लम्प कर दो, इतना प्लम्प कर दो जो हैजार्ड सेल, है ना, जो क्या हो जाए, हैजार्ड सेल मतलब याद रखिएगा अखरोट का छिलका, हैजार्ड सेल्स मतलब अखरोट, अखरोट का नाम सुने होंगे आप लोग, अखरोट का छिलका, है ना, अखरोट का छिलका। और कर्नल, कर्नल मतलब होगा गिरी या गुठली होता है, कर्नल मतलब गिरी या गुठली होता है। ये कहते हैं यानी आगे की योजना बनाते हैं दोनों मिलके, सन और ये मौसम, है ना, कि यार ये जो लौकी है, ये जो कद्दू है, उसे बढ़ा देना है, क्या कर देना है, बढ़ा देना है ना, फुला देना है, मोटा कर देना है। एंड प्लम्प द हैजर्ड सेल, और जो अखरोट के जो छिलके को, अखरोट का जो छिलका है उसको भी मोटा कर देना, मतलब कुछ को छोड़ना ही नहीं है, उसको भी मोटा कर देना है ना। और वो भी मीठे गिरी के साथ, वो भी कैसे, मीठे गिरी, है ना, मीठे इतने जो खाली मोटा कर दो, उसमें टेस्ट भी भर देंगे, इतना अच्छा कर देंगे, इतना अच्छा कर देंगे ना, जो क्या कहें, उतना अच्छा कर देंगे। ओके जी, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बडिंग मोड, सेट बडिंग मोड, बडिंग मोड जानते हैं, बडिंग मोड कली, बडिंग मतलब कली। एंड स्टील मोड लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, है ना, बीज मतलब बी मतलब होता है बीज होता है ना, मधुमक्खी, बीज मतलब होता है मधुमक्खियाँ, बीज मतलब होता है मधुमक्खियाँ, है ना। मतलब ये अब ये दोनों और योजना, इतने पे भी नहीं मान रहे हैं, और योजना बनाते हैं कि यार फल का तो काम हो गया, कहते हैं फल का तो काम हो गया भैया, अब फूलों की तरफ चलो। कहाँ चलो, फूलों की तरफ चलो, यानी फूलों वाले पौधे जो होते हैं उनको बडिंग कर दो, बडिंग से भर दो, मतलब कलियों से भर दो, कलियों से लाद दो, जिससे फूल बहुत तैयार होंगे। जिससे क्या, जब कली भर दोगे तो फूल तो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। फॉर द बीज यानी फूल बहुत तैयार होगा मधुमक्खियाँ के लिए, किसके लिए, मधुमक्खियाँ के लिए, है ना। अनटिल दे थिंक वार्म डेज, अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर कीज्ड, कीज सीज, नेवर सीज, सीज मतलब होता है रुकना, सीज मतलब होता है रुकना। फॉर समर हैज और ब्रीम्ड क्लेमी सेल, मतलब क्या हुआ, ओवर ब्रीम्ड, ओवर ब्रीम्ड मतलब याद रखिएगा शहद से, ओवर ब्रीम मतलब याद रखिएगा शहद से किनारे तक भरा होना, मतलब जब कली भर दो, कली भर दोगे तो फूल ज़्यादा होगा, फूल ज़्यादा होगा तो मधुमक्खियाँ ज़्यादा आएगी, और जब मधुमक्खियाँ ज़्यादा आएगी तो शहद से जो उसका छत्ता जो होता है कोड़ कोड़ तक भर जाएगा, किनारे किनारे तक भर जाएगा। और क्लेमी सेल्स मतलब तो जानती हैं, क्लेमी मतलब चिपचिपा, और सेल मतलब मधुमक्खी का छत्ता, जिससे मधुमक्खी का छत्ता जो है चिपचिपा हो जाएगा,
है ना। ये मतलब ये हुआ, जब तक ये मधुमक्खियाँ सोचती है कि वार्म डेज, गर्मी का दिन समाप्त नहीं होंगे, यानी तब तक गर्मी के मौसम के लिए मधुमक्खी के छत्ते शहद से किनारे किनारे तक भर जाते हैं, मतलब शहद से चिपचिपे हो जाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट स्टेंजा में हम लोग चल रहे हैं। हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट एमिड दाई स्टोर। देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे बहुत पुराना वर्ड का यूज किया गया है, ज़रा हम लोग देखते हैं। HATH हैथ है ना, इसका मतलब याद रखिएगा हैज होता है। ये पगला सब ना वो लिख दिया करता था ऑड वर्ड का यूज। आजकल दुनिया बदल गया है, तो हम लोग को बदले अंदाज में पढ़ना पड़ेगा। तो ये लोग हैथ लिखा करते थे, हम लिखते हैं हैज। अपने लोग को पढ़ना पड़ता है हैज। देखो फिर गलती, डी जो होता है THEE, दी ना, यू पढ़ना है। इसको क्या पढ़ना है? यू पढ़ना है, YOU। देखिए ना, OFT ऑफ, OFT ऑफ्ट नहीं होता है, ऑफन होता है। क्या होता है जी? ऑफन। OFTN, ऑफन मतलब जानते हैं ना, अक्सर। और THY दाई मतलब योर। दाई के लिए योर वर्ड का यूज आजकल होता है। आई पगला सब ससुरा अभी तक साथ नहीं छोड़ा है ना, गलत वर्ड का यूज करना, है ना। तो क्या हो गया? दाई मतलब योर, OFT मतलब ऑफन, है ना। दी मतलब हो गया यू, और हैथ मतलब ये हुआ किसी ने नहीं देखा है तुम्हें अक्सर तुम्हारे अन्न भंडार के बीच, है ना। समटाइम्स whoever seeks abroad, समझ रहे हैं। यहाँ पे अब्रोड मतलब होता है विदेश होता है। क्या होता है जी? अब्रोड मतलब विदेश होता है। तो ये यहाँ पे हुआ, जब कभी कोई बाहर जा रहा हो, विदेश जा रहा हो, तो वह तुम्हें देख सकता है, तुम्हें बेपर्दाई मतलब योर हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, है ना। दाई मतलब तो योर हुआ, और विनोइंग विंड मतलब अनाज के, विनोइंग विंड मतलब अनाज के गिरने, विनोइंग विंड मतलब हुआ अनाज के गिरने से, फटकने से जो हवा तुम्हारे बाल सॉफ्ट लिफ्टेड करती है ना, उस अनाज के गिरने से, अनाज के फटकने से, वो जो तुम्हारे बाल सॉफ्ट लिफ्टेड, सॉफ्ट मतलब हल्का हल्का जो उठता है ना। जब ग्रेनिंग फ्लोर पे अनाज का विनोइंग विंड करते हैं, और उस समय जो विंड, जो हवा तुम्हारे बाल को हल्के हल्के से, प्यारे से हवा से लहराते हैं, वो अंदाज ही कुछ अलग होता है। और ऑन अ हाफ रिफ्ड साइंड स्लीप ड्रॉस्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज वाइल दाई हुक, है ना। फ्यूम मतलब याद रखिएगा स्मेल होता है। इसी से तो नया वर्ड आजकल सुनते होंगे, परफ्यूम, तो वही वाला वर्ड आया हुआ है फ्यूम मतलब स्मेल, सुगंध होता है ना। मतलब क्या होता है जी? फूलों के पौधे, है ना, जिससे अफीम बनता है। यहाँ पे ये हुआ, बुआई के समय लगता ही है। इसी बीच क्यारी पर बैठे बैठे झपकियाँ नींद महसूस करते हैं। वो भी किस वजह से? यानी वो जो झपकी लेते हैं वह उस पौधों की सुगंध की वजह से। जो झपकियाँ भी लेते हैं वो किस वजह से? पौधों के सुगंध की वजह से, जिससे कि अफीम बनाया जाता है, वो वाले पौधों की वजह से, है ना। नशा आ जाता होगा, झपकियाँ लेने लगते होंगे, है ना। Asparagus the next earth, all its twinned flowers, and sometimes like a gleaner, though dost keep a steady thy lawn across a brook. ब्रूक मतलब याद रखिएगा नाला होता है। क्या होता है जी? ब्रूक मतलब नाला होता है।
है ना। और ग्रैनर मतलब होता है चुनने या बटोरने। ग्रैनर मतलब चुनना या बटोरने वाला जो मशीन होता है ग्रैनर कहते हैं, है ना। और दाव मतलब तो तुम जानते हो ना, दाव मतलब क्या होता है, तुम होता है। मतलब ये हुआ जो ऐसे में और छूट जाते हैं और छोड़ देते हैं अगली पंक्तियाँ जो बंधी हुई है फूलों से, अगली पंक्तियाँ जो बंधी हुई है फूलों से, और कभी कभी चुनने वाले बटोरने वाले का भी काम करती है, चुनने और बटोरने का भी काम करती है। तो मतलब बात समझ में आया। तुम बैलेंस बनाते हुए ये अनाज के बोझे को सर पर लाद ली हो और खुद का बैलेंस बनाते हुए उस नाले को पार कर रहे हो, है ना। और तब भी अगली पंक्तियाँ जो बंधी हुई है फूलों से वो कभी 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 चुनने बटोरने का भी काम करती है। आया इतना बात समझ में। और बाय अ साइडर प्रेस पैटेंट लुक thou watchest the last oozing shower by hours। और तुम एप्पल से जूस निकालने वाली मशीन के पास जाकर बैठ जाती हो। तुम क्या करती हो, एप्पल से जूस निकालने वाली मशीन के पास जाके बैठ जाती हो और एकटक उसे देखते रहते, एकटक, है ना। पैटेंट मतलब याद रखिएगा, एकटक देखना। पैटेंट मतलब एकटक देखना, मतलब तुम जूस निकालने वाले एप्पल वाले मशीन के पास जाके बैठ जाती हो और एकटक उसे देखते रहती हो घंटों तक, जब तक कि आखिरी बूंद ना आ जाए, है ना। यानी आखिरी बूंद ना गिर जाए, तुम देखते रहती हो, एकटक देखते रहती हो। चलिए अब हम लोग बात करेंगे लास्ट स्टेंजा यानी थर्ड स्टेंजा को। आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग्स एनीवेयर आर दी, है ना। कहाँ है वसंत गीत, हाँ कहाँ है वसंत, कहाँ है वो, है ना। थिंक नॉट द ऑफ देम दाउ हास्ट दाई म्यूजिक टू, है ना, दाउ मैजिक टू while buried clouds bloom the soft doing day। मतलब करो ना उसकी चिंता, तुम्हें तुम्हारा धुन भी सुनने को मिलेगा। करो ना तुम उसकी चिंता, तुम्हें तुम्हारा धुन भी सुनने को मिलेगा। जब कैद किया हुआ बादल खिलेगा उमड़ेगा, है ना, मध्यम होते दिन सूर्यास्त को। ये बात समझ में आ गया होगा। टच द स्टबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू, है ना। और स्पर्श करेगा फसलों से लहराती हुई खेत को स्पर्श करेगा और अपनी लालिमा से उसे और बढ़िया बनाएगा। देन इन द वेलफुल choir द स्मॉल ग्रैंड्स mourn among the a small river shallows borne aloft or skinning as the light wind lives or dies। बोल रहे हैं जब रंजीदा स्वर में वन की मक्खियाँ विलाप करेगी, रोएगी, नदी किनारे जन्म लेगी या अस्त होगी किनारे के, तब जाके कुछ और मज़ा आएगा, है ना। एंड फुल ग्रोन लैम्स लॉर्ड ब्लीट फ्रॉम हिली वॉर्न हैज क्रिकेट सिंग एंड नाउ विद ट्रैम्बल सॉफ्ट। और पूर्ण विकसित मेमना मतलब जवान, पूरी तरह जवान मेमना मेमियाता है टीले पे, है ना। मतलब क्या करता है, मेमियाता है टीले पे और झांझ में झिंगुर, जानते हैं झिंगुर, तीक्ष्ण स्वर में गाता है। शाम में जब शाम ढलता है, सन अस्त होता है, उस समय झिंगुर का आवाज़ देखते होंगे, तीक्ष्ण स्वर में झिन 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 करते रहता है। द रेड ब्रेस्ट विस्टलेस फ्रॉम अ
gardener craft and gathering swallows twitter in the skis है ना। चहचहाते हैं रॉबिन चिड़िया, क्या रॉबिन चिड़िया चहचहाते हैं बगीचे के पेड़ पे, है ना। रॉबिन चिड़िया जो है वो बगीचे के पेड़ पे चहचहाती है, उसे रेड बर्ड्स यानी रॉबिन चिड़िया कहते हैं, रेड बर्ड्स यानी रॉबिन चिड़िया, है ना। और अबाबिल और झिंगुर भी गुनगुनाते रहते हैं, चहचहाते रहते हैं, है ना। उम्मीद है आज के वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो, लाइन बाय लाइन बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों के बीच शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरा 12th का सिलेबस कम्प्लीटली आपको यूट्यूब पर फ्री में देने वाला हूँ। और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का बहुत सारा टॉपिक